जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ विशाल ठक्कर। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और बड़ी डील यहाँ पर कंपनी की तरफ से देखने को मिली है। सबसे पहले आपके जो शेयर होल्डर्स हैं और हमारे दर्शक हैं, इनको समझना चाहिए कि ये दरअसल डील आपने क्यों की है, क्या राशनल है इसके पीछे? थैंक यू आपने हमें आपके चैनल पे लाने के लिए। ब्लेस्ड, अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली अनुपम लास्ट 5-7 साल से हम लोग फार्मा में फोकस कर रहे हैं और हमारा रेवेन्यू जो मुश्किल से 2% ऑफ हमारा रेवेन्यू का होता था फार्मा से, जो आज की तारीख में 20% हो गया है। और हमारा मानना है कि ये सेगमेंट हमको और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाना है। और ब्लिस जीवीएस हमारे हिसाब से ये बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लगती है हमें, क्योंकि आज की तारीख में उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज की तारीख में 30% ही है। उनका मार्केट यूएस और यूरोप और इंडिया में न होने के बराबर ही है। तो वो सेगमेंट है जहां पे हम लोग बहुत स्ट्रांग है, वो ज्योग्राफी में हम लोग बहुत स्ट्रांग है। सो ब्लिस जीवीएस का ग्रोथ हम वहां से देख सकेंगे। दूसरा बात है कि आज अनुपम एक टोटल फार्मा प्लेटफॉर्म दे पाएगा, जो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म दे पाएगा हमारे कस्टमर्स को, हमारे और ब्लिस के कस्टमर्स को। आज सीडीएमओ बिजनेस वहां पे वो भी हम लोग और ग्रो कर पाएंगे वहां पे। तो हमारा ये मानना है कि ये बहुत ही आकर्षक अपॉर्चुनिटी ब्लिस के लिए भी है और अनुपम के लिए भी है। और अगर आप भूतकाल में जाए तो जैसे हमने 10 फैक्ट लिया था, तभी भी यही एक था कि भाई हम वर्टिकल इंटीग्रेशन की बात करें, एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म अप्रोच की बात करें, और जिसका जिसका नतीजा हम देख पा रहे हैं कि उनके परफॉर्मेंस में और उससे हमारे हमारे ग्रोथ की सुनिश्चितता में भी, तो दोनों तरफ से हमें अच्छा लग रहा है। तो सिनर्जी बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन सर, एक बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि डेट टू इक्विटी आपका 0.6 टाइम्स है, 500 करोड़ के आसपास की आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हैं। बड़ी खरीद है, बड़ी डील है आपके लिए, तो इसे फंड कैसे किया जाएगा? जैसे आप अगर देखेंगे, जब हमने जेहॉक लिया था तभी भी और यहाँ पे भी हम लोग का अप्रोच यही रहने वाला है कि अंदाजन 300 करोड़ की डेट हम लेंगे जो एनसीडी के फॉर्म में रहेगी, और बाकी का जो रहेगा वो क्वाजी इक्विटी के रूप में आएगा, जिससे कि हम पूरा कंसोलिडेशन कर पाएंगे, डाइल्यूटिव इफेक्ट भी नहीं रहेगा और वो डेट भी नहीं रहेगी हमारे पे। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन रहेगा, जिसमें हमारे पास एट सम पॉइंट इन टाइम हम लोग उसको फिर ब्रिज टू इक्विटी की तरह से हम लोग उसको क्लोज करेंगे। तो डेट में हमें ज्यादा लग नहीं रहा है। 300 करोड़ से ज्यादा डेट बढ़ेगी, पर उसके सामने 180 करोड़ का EBITDA भी है, जो भी साथ में आएगा। चलिए, 180 करोड़ के आसपास का बेटा भी सपोर्ट यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। 300 करोड़ के आसपास की डेट है। लेकिन एक बात आपने बताई कि ब्लिस जीवीएस फिलहाल सिर्फ 30% की कैपेसिटी पर काम कर रहा है। ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है। इतनी कम कैपेसिटी क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है और आप इसको कैसे सुधारेंगे? इसके लिए कोई रोड मैप तैयार किया है कंपनी ने? हाँ जी, तो देखिए, एक है कि उन्होंने रिसेंटली ही एक बड़ा एक्सपेंशन किया था और एक और एक्सपेंशन अंडर प्रोग्रेस है, तो उसके चलते ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लोअर है। वरना उनका ग्रोथ तो था, उनके पास अच्छा मार्केट भी है और उनका ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगा। और जैसे हमने बताया कि जो यूएस यूरोप में जहां पे उनका अभी मार्केट शेयर कम है, वहां पे हम उनको ज्यादा ग्रोथ दे पाएंगे, बिकॉज हमारा ट्रेडिशनली वो मार्केट हमारे बहुत ही स्ट्रांग रहे फॉर अनुपम, एंड जेहो के आने के बाद और भी ज्यादा हमारा उधर प्रेजेंस हो जाएगी। तो वो एक है। दूसरा, इंडिया मार्केट पे उनका उनका जो था, वहां पे हम लोग उनको फोकस कर पाएंगे, बिकॉज वो मार्केट भी हम लोग ट्रेडिशनली स्ट्रांग है। तो ये 3 मार्केट्स में हम लोग हम उनका ग्रोथ दे पाएंगे। और साथ में जो सीडीएमओ प्रोजेक्ट्स की जो हमने जो बात करी है, जो अभी उनके डेवलपमेंट स्टेज में है, कॉन्वर्जेशन स्टेज में, जिसको हम लोग ये ट्रेडिशनली अनुपम बहुत स्ट्रांगली ऑपरेट करते हैं ये वो मार्केट में, तो वी विल बी एबल टू। एंड तीसरा बात है कि जैसे आप कभी कस्टमर के पास पूरा एक वैल्यू चेन लेके जाते हो, एक पूरा ऑफरिंग लेके जाते हो, केएसएन से लेके फॉर्मुलेशन तक का, तब आपके पास हमेशा एक ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन के आती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बेहतरीन। लेकिन सर, इस डील के साथ साथ आपकी कंपनी के नतीजे भी आए हैं और नतीजे में देख रहा हूँ कि स्लाइटली मार्जिन आपके बड़े कमज़ोर आए। 29% के बेटा मार्जिन घटकर तकरीबन 22% के हो गए। मुनाफा 11% घटा है, बेटा 4% नीचे। हालांकि रेवेन्यू आपकी बढ़िया आई है। क्या कारण रहा कि मार्जिन में इरोजन है इस बार? नहीं, आप अगर देखें तो पूरे साल का हमारा मार्जिन देखेंगे तो 25% EBITDA मार्जिन पे रहे। और मैं जैसे भी पास्ट में भी मैं गाइड करता रहा हूँ कि भाई हमारा एवरेज EBITDA मार्जिन 25% के आसपास रहना चाहिए।
1 से 2% आगे या पीछे हो सकता है। तो ये हमारा हमेशा का गाइडेंस रहा है। तो लास्ट ईयर में हमारे परफॉर्मेंस माने मार्जिन थोड़े ज्यादा थे फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, जो हमने उस कॉल में भी चर्चा की थी। तो मेरे हिसाब से ये जो मार्जिन है वो स्टेबल मार्जिन लग रहे हैं। आगे जाते हुए वो मार्जिन से हम करेंगे, और रेवेन्यू ग्रोथ आया है, जैसे हमने बोला कि रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखो फार्मा में भी है, पॉलीमर में भी है और एग्रोकेमिकल में भी है। और हमारा सालाना अगर रेवेन्यू ग्रोथ आप देखोगे तो हमने 60% से ज्यादा का रेवेन्यू ग्रोथ किया हुआ है। तो मोटा-मोटी मैं यही बोलूँगा कि ग्रोथ है, मार्जिन स्टेबल है। हाँ, आप 1 क्वार्टर का देखेंगे तो आपको ज़्यादा या कम दिखेगा, और पिछले साल का जो जो मार्जिन्स थे वो थोड़े से ज़्यादा ही थे, जो हमने पहले भी बात की थी। तो आई एम कंफर्टेबल, आई वुड से। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे साथ जुड़े, पूरी डील को एक्सप्लेन किया। नतीजों के साथ ग्रोथ आउटलुक पर भी आपने बात की। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका।